हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी परमानेंट न्यूज 2023 को लेकर के। देखिए साथियों, आपके रिगार्डिंग यानी कि संविदा कर्मचारी के रिगार्डिंग एक अपडेट छोटा सा मेरे पास आया है। वो अपडेट क्या है दोस्तों, वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। साथ में दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में जो आते हैं उनका जवाब भी देने की मैंने कोशिश की है। देखिए साथियों, जो न्यूज मेरे पास आती है और जो न्यूज वर्तमान में मेरे पास है उनके आधार पर यानी उस न्यूज के आधार पर ही मैंने आपके सारे सवालों को यहाँ पर रेडी किया है और दोस्तों उनके जवाब भी मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि ये वीडियो आपको पूरा डिटेल से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए साथियों, टाइम को वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, आपकी संविदा कर्मचारी से संबंधित जो कुछ भी अपडेट आती है, पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि दोस्तों जो कुछ भी हलचल डिपार्टमेंट के अंतर्गत होती है तो दोस्तों उसकी सूचना भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, आपका जो सबसे पहला डाउट है या फिर ऐसा समझ लीजिए जो सबसे पहले आपको मैं अपडेट देने वाला हूं वो यह है साथियों कि फाइल कहां तक पहुंच गई है, ठीक है। जैसा कि साथियों आप लोगों ने यदि मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी फाइल जो है राज्यपाल तक पहुंच चुकी है और राज्यपाल ने आपकी फाइल का अनुमोदन भी कर दिया है साथियों, यानी कि राज्यपाल के वहां से ये फाइल जो है अप्रूव भी हो चुकी है, ठीक है ना। ये फिक्स है दोस्तों। लेकिन इस फाइल में थोड़ी सी समस्या पैदा हो गई है साथियों। समस्या क्या आ गई साथियों? समस्या यह है कि कार्मिक विभाग ने यह कहा है, क्या कहा है? कार्मिक विभाग ने यह कहा है कि राज्यपाल के साथ साथ इस फाइल को कैबिनेट से भी अप्रूव करवा के लेके आइए, ठीक है ना, ताकि दोस्तों जो हमारी फाइल का काम है ना, या फिर ऐसा समझ लो जो हमारी संविदा कर्मियों की जो ये चल रही है प्रोसेस, इस प्रोसेस का जो काम है वो फास्टली किया जा सके। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है साथियों क्योंकि यदि फाइल को कैबिनेट से अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है ना, तो दोस्तों आपकी प्रक्रिया जो है संविदा कर्मचारी को परमानेंट करने की वो दोस्तों आपके आचार संहिता से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपकी प्रक्रिया में गति मिल जाएगी, ठीक है ना। ये बिल्कुल फिक्सेशन नहीं कहा है कि आप करवा के लेके आइए तब जाके होगा। लेकिन दोस्तों यदि ये कैबिनेट से अप्रूव नहीं होती है तो हो सकता है कि आपकी जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी मंद हो जाए, ठीक है ना। और दोस्तों जितने कर्मचारियों को इसमें परमानेंट करना था, जैसे कि 40 से लेकर के 50,000 कर्मचारियों के समथिंग जो है पहले चरण में परमानेंट किए जा रहे हैं, इनको यदि परमानेंट करना था तो साथियों ऐसा हो सकता है यदि आपकी प्रक्रिया मंद हो गई तो आपके जो परमानेंट के कर्मचारी की संख्या वो घट करके 10 से लेकर के 20,000 या फिर 30,000 के आसपास रह जाए, ठीक है ना। यानी कि आपके कर्मचारियों को जो 1,10,000 कर्मचारी थे इनको परमानेंट करना था, लेकिन इनका टोटल औसतन प्रतिशत 25% या फिर 30% या फिर 35% तक ही जो है कैंडिडेटों को परमानेंट किया जाए यदि आपकी प्रक्रिया मंद हुई तो। एक कंडीशन ऐसी दोस्तों यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। इसलिए साथियों आपकी फाइल को कैबिनेट से अप्रूवल दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों हमारे राज्यपाल महोदय के पास से ये ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। अब साथियों आपका जो बकाया प्रोसेस रह चुका है वो कैबिनेट के पास रह चुका है। उसके बाद दोस्तों आपकी फाइल कार्मिक विभाग को ऑलरेडी सुपुर्द कर दी जाएगी। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था बहुत सारे कैंडिडेटों का डाटा फीडिंग का काम चल रहा है। क्यों चल रहा है साथियों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो सूचना है, यानी कि जो हमारे कैंडिडेट थे जिनका अनुभव 15 ईयर से अधिक था, उनकी सूचना ऑलरेडी डिपार्टमेंट को पहुंच चुकी है। उनका जो डाटा फीडिंग का काम है वो शुरू हो चुका है, ठीक है ना। आप मानो या फिर ना मानो, यदि आप अब नहीं मानोगे तो दोस्तों आज से 10 दिन बाद मान लोगे, जिस दिन उनके लिए परमानेंट का लेटर उनके हाथों में थमा दिया जाएगा, ठीक है ना। उस दिन तो आपको विली हो जाएगा ना कि वाकई में डाटा फीडिंग का काम हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की। आपका ये जो पॉइंट है ना साथियों, ये आपका डाउट है जो आपके दिमाग में बार बार आता है साथियों। डाउट क्या है? डाउट यह है कि 9 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं या फिर जो 15 वर्ष से अधिक कैंडिडेट है जिन्होंने 15 वर्ष से अधिक का अनुभव ले रखा है, उनका क्या प्रोसीजर होने वाला है। देखिए साथियों 15 वर्ष से जो अनुभव लिए हुए कैंडिडेट वो तो निश्चिंत होकर के चादर ओढ़ के सोइए, ठीक है ना। उनका तो 110% नियमितीकरण हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे 9 वर्ष से अधिक वाले कैंडिडेट है जिनको एक्सपीरियंस 9 वर्ष से अधिक है, ठीक है ना, तो साथियों मैं आपको बता दूं आपका भी 99% नियमित रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों आपका 99% कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि आपका नियमितीकरण नहीं होगा। ये कहने का मतलब ये है कि आपका पहले चरण में नियमितीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। 99% चांस है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 99% कैंडिडेट जो 9 वर्ष का अनुभव लिए हुए हैं उनका नियमितीकरण पहले चरण में कर दिया जाए। और जो 1% कैंडिडेट है, 1% में कौन से आ सकते हैं? जिनको अभी 9 वर्ष के अनुभव में 2 महीने की कमी है या फिर 1 महीने की कमी है, या फिर जो सूचना ली जा रही है कैंडिडेटों की उस सूचना के अकॉर्डिंग यदि वो अपनी जो है पूर्ति को फुलफिल नहीं कर पा रहे तो दोस्तों हो सकता है उन 1% कैंडिडेटों को इसमें लागू ना किया जाए और उनका नियमितीकरण दूसरे चरण में किसका दिया जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये 9 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष वाले कैंडिडेटों के लिए सूचना थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, ठीक है ना। यानी कि ऐसा समझ लीजिए
9 वर्ष यानी कि फिक्स 9 वर्ष वाले कैंडिडेट और 15 वर्ष यानी कि फिक्स 15 वर्ष वाले कैंडिडेट, इन दोनों के बीच के कैंडिडेट, ये तीनों चरण वाले कैंडिडेट है ना, एक तो 9 वर्ष वाले इन दोनों के बीच के और एक 15 वर्ष वाले, इन तीनों का परमानेंट होना फिक्स है दोस्तों, तय है, आपका परमानेंट किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों इनको यदि अधिक एक्सपीरियंस है तो उनका तो कहना ही क्या, ठीक है ना, उनका तो नियमितीकरण होकर ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते साथ अपने अगले सवाल पे। आपका अगला जो डाउट होता है वो ये था कि सर आचार संहिता से क्या असर पड़ने वाला है। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, आचार संहिता 20 अक्टूबर से पहले लगने वाली नहीं है, ठीक है ना। भले ही आपके पास कैसी ही अफवाहें आए, भले ही आपके पास 10 अक्टूबर की या फिर 15 अक्टूबर की अफवाह है या फिर 5 अक्टूबर की अफवाह आ जाए, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है फिलहाल के तौर पे दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आई है कि 20 अक्टूबर के बाद आपकी आचार संहिता लगेगी, ठीक है ना। क्योंकि साथियों आपको पता है चुनाव आयोग जब डिक्लेयर कर देगा तब जाके आचार संहिता लगने वाली है, और दोस्तों चुनाव आयोग में प्रोसेस चल रही है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग एक छोटे से विवाद को लेकर के उलझा हुआ है। विवाद क्या साथियों, कैबिनेट ये चाहता है कि आपका जो चुनाव है ना वो एक नेशन यानी कि वन नेशन एंड वन इलेक्शन के तौर पे किया जाए, ठीक है ना। लेकिन साथियों फिलहाल की स्थिति में यदि देखें तो ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यदि फिर भी कैबिनेट का दबाव हुआ तो दोस्तों हो सकता है कि चुनाव आयोग को ऐसा डिसीजन लेना पड़ जाए और आपका वन नेशन और वन इलेक्शन का ये प्रोसीजर लागू हो जाए। फिर भी यदि आपको इस आचार संहिता को लगाने में टाइम लिया जाएगा तो फरवरी तक का या फिर दिसंबर जनवरी तक का समय समझ लीजिए, और फिर तो आराम से आपको क्लेरिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आपके हो सकता है चुनाव आगे खिसका दिया जाए, क्योंकि दोस्तों इस प्रोसेस में थोड़ा सा डिले होने वाला है, जो आपका वन इलेक्शन वन नेशन वाला प्रोसेस है, जिसकी वजह से आपके चुनाव जो है थोड़े से आगे खिसका दिए जा सकते हैं, 1-2 महीने 3 महीने, ठीक है ना। लेकिन साथियों ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, इसलिए मुझे लगता नहीं है। इसलिए साथियों आपकी जो आचार संहिता वो अक्टूबर से लगना तो तय है कि आपकी आचार संहिता अक्टूबर से लग जाएगी, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद ही लग सकती है। और इतने में ये बताया जा रहा है कि जो आपकी प्रोसेस है यानी कि राजस्थान संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण यानी कि जो प्रोसेस है वो दोस्तों 20 अक्टूबर से पहले होने के पूरे चांस हैं, यानी कि 99% चांस है कि आपका नियमितीकरण लेटर हाथ में आ जाए। लेकिन दोस्तों इसमें लॉस उन कैंडिडेटों के लिए चला जाएगा जो कैंडिडेट सेकंड चरण में नियमित होने वाले थे, ठीक है ना। और सेकंड चरण में कौन कौन से कैंडिडेट नियमित होने वाले थे वो मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। यदि आपने हमारा पिछले वीडियो जाकर नहीं देखा है तो दोस्तों पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आपके अगले पॉइंट की। आपका अगला पॉइंट ये आता है कि सर विद्यार्थी मित्र प्लस जनता जल योजना के लिए क्या उपाय है, ठीक है ना, या फिर उनके लिए क्या स्कोप है। देखिए साथियों विद्यार्थी मित्रों का जो बीच का गैप था अनुभव वाला, ठीक है ना, तो दोस्तों उस अनुभव वाले गैप को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपको पता ही है, ठीक है ना। और साथियों मैं आपको बता दूं आपकी मांगों में सिर्फ धरना प्रदर्शन का जो बीच का गैप है ना उसी को लेकर नहीं हो रहा दोस्तों, आपकी मांगों का जो धरना प्रदर्शन है ना वो आपको भी नियमितीकरण को लेकर हो रहा है कि इनको भी नियमितीकरण कर देना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए साथियों मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि जो विद्यार्थी मित्र के कैंडिडेट है उनका भी नियमितीकरण हो सकता है, ठीक है ना, 99% चांस है। और जो हमारे जनता जल योजना के कर्मी दोस्तों उनको मैं बताना चाहूंगा आपका भी इसमें नियमितीकरण होगा, आप टेंशन ना लीजिएगा साथियों, क्योंकि आपके नियमितीकरण की फाइल को लेकर के पिछली बार भी चर्चा हुई थी दोस्तों। अब दोस्तों अब की बार तो नियमितीकरण ऑलरेडी हो रहा है तो आपको कैसे छोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपका भी नियमितीकरण होगा, आप बस थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। और दोस्तों मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन ऐसी भी आई थी जो जनता जल योजना के अधिकतम अनुभव वाले कैंडिडेट है, जिनको अधिकतम अनुभव हो चुका है, तो साथियों उनको पहले चरण में भी परमानेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जनता जल योजना का नियमितीकरण नहीं होगा, इस बात को लेकर के आप चिंतित ना होइएगा, आपका नियमितीकरण होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की। आपका अगला पॉइंट यह है 3, 5 और 9 वर्ष से कम अनुभव वाले कैंडिडेटों का क्या होने वाला है। तो देखिए साथियों 3, 5 और 9 वर्ष से कम अनुभव वाले कैंडिडेटों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा आपका दोस्तों नियमितीकरण थर्ड चरण में होने वाला है। कौन से चरण में? थर्ड चरण में होने वाला है। जो कैंडिडेट 5 वर्ष से अधिक या 5+ ईयर से अधिक अनुभव लिए उनका जो है नियमितीकरण थर्ड चरण में होगा साथियों। और दोस्तों तीसरे चरण में आपका प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो सकता है, यानी कि 6 महीने भी लग सकते हैं और 6 से लेकर के 8 महीने भी दोस्तों आपके इस प्रोसेस में लग सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले सेकंड चरण होगा उसका दोस्तों आपका थर्ड चरण में इसका नंबर आएगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं जो कैंडिडेट 5 वर्ष से कम अनुभव लिए हुए हैं उनका नियमितीकरण होने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे मुझे। वहां पर दोस्तों आपको कुछ बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं। बेनिफिट क्या दिखाई दे रहे हैं साथियों? बेनिफिट आपके मानदेय में बढ़ोतरी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। यानी कि जो कैंडिडेट 5 वर्ष से कम अनुभव लिए हुए हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है, और जो कैंडिडेट 5 से लेकर 9 वर्ष के बीच का अनुभव लिए हुए हैं या तो उनको दोस्तों परमानेंट कर दिया जाएगा या दोस्तों उनको कुछ अतिरिक्त बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी भी दोस्तों मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन साथ ही जहां तक चांसेज हैं 5 से लेकर 9 वर्ष वाले कैंडिडेटों के लिए उनको भी दोस्तों यहाँ पर नियमितीकरण किया जाएगा। थोड़ा सा बस आपको धैर्य बना के रखना साथियों, क्योंकि जिस तरह से 15 वर्ष वाले कैंडिडेटों ने आंदोलन किया है तो दोस्तों उसी तरह से 5 से लेकर 9 वर्ष वाले कैंडिडेट आंदोलन करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि साथियों वो कभी नहीं चाहते कि हमारा नियमितीकरण ना हो। यदि उनका नियमितीकरण फिर भी नहीं होता तो सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देगी, हालांकि ऑलरेडी बेनिफिट दे रही है, लेकिन साथियों फिर भी सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देगी, जिसकी वजह से उनको ऐसा नहीं महसूस होगा कि इनको तो नियमितीकरण करके सारा फायदा इनको दे दिया और हमको यहाँ पर लॉस में रख दिया, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको भी लॉस में गवर्नमेंट नहीं रखेगी, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट का टर्निंग पॉइंट चला है दोस्तों, वोटिंग इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इसलिए साथियों गवर्नमेंट आपकी मांगों को 110% मांगेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों सीएम सहमति की। तो देखिए साथियों सीएम सहमति वाला पॉइंट ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं जब आपके नियमितीकरण की प्रोसेस शुरू नहीं होती तो दोस्तों इससे पहले नियमितीकरण को
लेकर के संविदा कर्मचारी के कुछ कर्मचारियों ने आंदोलन किया था। दोस्तों आंदोलन करने के साथ साथ जो संविदा कर्मचारियों के नेता थे उन्होंने सीएम गहलोत के साथ क्या की थी, मुलाकात की थी। तो उस समय दोस्तों सीएम गहलोत जी ने ये बोला था, आपको मैं चाहूं तो मानदेय अभी बढ़ा सकता हूं। उन्होंने कहा या तो आप मानदेय बढ़वा लीजिए या फिर आप नियमितीकरण हो जाइए, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, आप लोगों ने क्या चुना था, उसमें आप लोगों ने चुना था कि हमको नियमितीकरण कर दीजिए या फिर हमारा नियमितीकरण कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन साथियों सीएम मोदी जी ने तो उस समय भी आपको बोला था, यानी कि आज से 4-5 महीने पहले भी आपको बोला था कि मैं आपका मानदेय बढ़ा देता हूं, और मानदेय ऑन स्पॉट बढ़ा रहे थे वो, ठीक है ना। यानी कि उन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंतर्गत आपको सूचना मिल जाएगी आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए। लेकिन यदि आप लोग चाहते हो कि आपका नियमितीकरण होना चाहिए तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगेगा, जिसके लिए आपको धैर्य रखना जरूरी है, यानी कि आपको वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों उसी इंतजार को लेकर के दोस्तों आप लोगों को अब तक इंतजार करना पड़ा है, यानी कि आप लोगों की प्रोसेस में इतना टाइम लगा है। हालांकि दोस्तों सीएम जी ने जो वादा किया था उससे वो खरे उतरे, लेकिन दोस्तों जो वादा किया था 1,10,000 अभ्यर्थियों का, उसके ऊपर वो खरे नहीं उतरे। उन्होंने बोला था कि 1,10,000 अभ्यर्थियों को मैं परमानेंट कर दूंगा, लेकिन साथियों यहाँ पर हमको इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि साथियों यदि मान के चलिए 1,10,000 अभ्यर्थियों को परमानेंट नहीं किया और 40,000 अभ्यर्थियों को परमानेंट कर दिया, और साथियों मान के चलिए यदि यह गवर्नमेंट चली जाती है या फिर सरकार बदल जाती है और बीजेपी आ जाती है, कौन सी आ जाती है, बीजेपी आ जाती है, फिर अदरवाइज कोई सी पार्टी आ जाती है, तो साथियों मुझे लगता नहीं कि वो आपके ऊपर कुछ एक्शन लेगी, ठीक है ना। इसलिए साथियों मुझे ऐसा नजर आ रहा है यदि ये सरकार बदल गई तो साथियों जहां तक जो 40,000 कर्मचारी परमानेंट होने थे वही होकर रह जाएंगे, यानी कि उन्हीं का नियमितीकरण होकर रह जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है साथियों, ये जो गवर्नमेंट है ना आपके साथ थोड़ी सी चालबाजी कर रही है, क्योंकि वो ये चाहती है कि इनका नियमितीकरण आधे लोगों का कर दिया जाए, और आधे लोगों को जब मैं नियमितीकरण कर दूंगा तो इनको मुझे 110% लाना पड़ेगा, क्योंकि बकाया जो कैंडिडेट है उनका भी तो नियमितीकरण होना चाहिए ना। तो इसलिए साथियों ये गेम खेल रही है, मेरे को तो ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन साथियों जो कुछ भी मिल रहा है उसको हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि साथियों कुछ ना मिलने से तो अच्छा यही कि कुछ मिल जाए, ठीक है ना। तो साथियों आज के लिए ये इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि आप लोगों के संबंध में और कोई अपडेट आती है तो मैं आप तक 110% पहुंचाऊंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।